गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संजीव पौसवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और ये आने वाली अपकमिंग भर्तियां हैं और ये चल रही भर्तियां हैं। पैट हो चुका है, ठीक है, आर ओ हो चुका है, तो इसको ट्रेडमार्क को हटा लेंगे हम। लेकिन कुल मिला के सारे ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उसके लिए हमारा करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया है। 9 सितंबर का करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग में। और हमारा स्लोगन याद रखेंगे हम, मॉर्निंग टी विद मी। ठीक है, आप भी चाय पीजिए, मैं भी चाय पीता हूँ और आराम आराम से सुकून से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, एआई की गहराई में गोता लगाएंगे और उससे निकल कर फिर ऊपर आएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। देखो, एग्जाम की क्वालिटी होती है। एग्जाम में ज़्यादा सोचने का समय नहीं होता। कितना सोचने का समय होता है? बस इतना सोचने का समय होता है। अगर आपका एग्जाम पास नहीं हुआ तो उसे कहते हैं गिरो। गिर गए, फिर उसके बाद क्या करो? धूल झाड़ो और खड़े होकर फिर काम पे लगो। मतलब जितनी भी आपके साथ समस्याएं रही हों एग्ज़ाम से पहले, उन समस्याओं का निराकरण करो। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग क्या चीज़ गलत कर रहे थे और क्या चीज़ सही कर रहे थे, उसका निराकरण करो। और गिरने के बाद धूल झाड़ के फिर उठ खड़े हो और फिर उसके बाद अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ लोगों को कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। तो यही वही कहानी है। तो यहाँ तो चोट तो सबको लग रही है, लेकिन जो उड़ सका वही जिंदा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको फिर से मोटिवेट होकर दोबारा काम करना है। ठीक है, ये मेरा स्लोगन है, गिरो धूल झाड़ो और फिर काम पे लग जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, हताश नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। ये अभी देखो, मैंने आप लोगों को ये पढ़ा भी चुका था क्वेश्चन, दोबारा से पढ़ाते के लिए लेकर आया हूँ इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एशिया कप हुआ अभी भारत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? राजगीर में। कहाँ हुआ है? राजगीर में हुआ है एशिया कप। ठीक है, एशिया कप कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ है। कहाँ हुआ? राजगीर। राजगीर कहाँ पर? बिहार में। राजगीर बिहार में हुआ है। नीतीश कुमार ने इसका इनॉग्रेशन भी किया था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, और आप इसका मैंने आप लोगों को मस्कट भी बताया था। तो मस्कट आप फिर से रिवाइज कर लेना दोबारा से। ठीक है, तो भारत ने जीता है पहली, मतलब बहुत समय बाद भारत ने जीता हॉकी एशिया कप। और इसी के साथ वर्ल्ड कप का भी टिकट मिल गया भारत को, ये समझ लीजिए इसको जीतने के बाद। ठीक है, जैसे हम बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर नीदरलैंड और बेल्जियम में खेले जाने वाले विश्व कप का टिकट भी मिल गया। जीत तो गया ही गया, विश्व कप का टिकट भी मिल गया। अच्छा, हीरो नहीं है, हीरो है। हीरो ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? अभिषेक, भारत के। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है? जेहान किम, साउथ कोरिया के। हराया किसको भारत ने? भारत ने साउथ कोरिया को ही हराया है, दक्षिण कोरिया को हराया। ठीक है, और बेल्जियम और नीदरलैंड याद रखेंगे। अगला विश्व कप कहाँ होगा? बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या? ब्रुसेल्स। ठीक है, और नीदरलैंड की है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, मेजबानी में विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। और बिहार के राजगीर में एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला रविवार को भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खेला गया था। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, तो ये आ गया स्पोर्ट्स से हमारा क्वेश्चन। और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बैक चले तो दो चार बातें कर लें। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। और एआई की गहराई में गोता लगाते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये दोनों कोरिया है, कोरियन प्रायद्वीप से हैं। और साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच में एक लाइन जाती है, 38वीं समांतर रेखा। याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वीं पैरेलल लाइन। चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। अगर क्वेश्चन कहने लगे कि फुल्ली अर्बनाइज कंट्री, पूरी तरीके से नगरीकृत देश कहाँ का? एशिया का। एशिया का एकमात्र नगरीकृत देश, पूर्ण नगरीकृत देश, पूर्ण नगरीकृत, वो सिंगापुर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये हो गया।
ये हो गया यूएस ओपन। ये देखो ये आ गया यूएस ओपन, ये चल रहा है इस समय में यूएस ओपन। और कौन सा सितंबर का महीना चल रहा है ये भी ध्यान रखेंगे कब कब होते हैं ये ग्रैंड स्लैम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेनिस से रिलेटेड है। किसने जीता? महिलाओं वाला जीत लिया गया कल, पुरुषों वाला जीता जाएगा आज, मतलब आज का मतलब आज के न्यूज़पेपर में आएगा, कल हो गया होगा। तो जो भी होगा वो मैं आपको अब यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स में बताऊँगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बताना ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सेरेना सबालेंका ये जीती हैं। अब देखो सेरेना सबालेंका इस समय वर्ल्ड में नंबर 1 खिलाड़ी चल रही है। कौन चल रही है? नंबर 1 खिलाड़ी चल रही है। कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है। देखो भाई बेलारूस, आओ एआई की गहराई में गोता लगाएं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, याद रखेंगे क्या है? मिन्स्क। इनको हराया है। ये कहाँ की रहने वाली है? यूएसए की। और यूएसए की राजधानी क्या? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन कौन सी नदी के किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे। ये वीनस विलियम्स ये दोनों भी यूएसए की रहने वाली हैं, ठीक है, पहले जीतती थी ये। तो इसको हराया है, ये हारी हैं, ये लूजर हैं इस बार के, ये विनर है इस बार की, ये याद रखेंगे। नंबर 1 खिलाड़ी है, ये भी याद रखेंगे। कहाँ की रहनी है? बेलारूस की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट हो गया। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी है सेरेना सबालेंका, बेलारूस की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। उमांडा अनीसोमावा अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। 5वीं वरीयता प्राप्त। अच्छा, इसी के साथ साथ डबल भी हुआ है। डबल का मतलब होता है जहाँ डबल 2 लोग खेलते हैं, ठीक है, 2 लोग खेलते हैं। तो 5वीं वरीयता प्राप्त स्पेन के, अच्छा इसको याद रखेंगे, ये बेलारूस की हैं, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। और ये कहाँ की? यूएसए की, ये भी याद रखेंगे, हारने वाली। अच्छा, 5वीं वरीयता प्राप्त मार्सेल ग्रैनोलन्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबालोन्स ने, ये दोनों जीते हैं। देखो भाई ये दोनों जीते हैं, तो इन दोनों को तो नाम याद कर लेना विन का, भले ही लूजर का याद ना करो, ये दोनों हारे हैं, इनका नाम याद ना भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। कितने से जीते हैं ये नहीं याद करना है हमें, कितने पॉइंट बचा के जीते हैं ये हमें याद नहीं करना है, हमें तो बस ये याद करना है ये दोनों जीते हैं। कहाँ के? स्पेन के हैं और अर्जेंटीना के, ये दोनों जीते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे हम, इन दोनों ने ही फ्रेंच ओपन जीता था, याद रखना। तो फ्रेंच ओपन और ये जीतने के बाद ये यहाँ आ गए और यहाँ जीत गए यूएस ओपन। अब ये होते कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, याद रखेंगे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं भाई, 4 ग्रैंड स्लैम। 4 ग्रैंड स्लैम का कोड है ऑफ व्यू। तो ऑफ आ फा ऑफ व्यू, चलो ऐसे कर लेते हैं, वी यू हिंदी में याद करेंगे। ऑफ से ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, बीप से विंबलडन। विंबलडन कहाँ होंगे? देखो ऑस्ट्रेलिया में, विंबलडन लंदन में, घास का मैदान है। यूएस ओपन। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, ये घास का मैदान है, तो इनमें से ये वाली जो है ना फ्रेंच ओपन, ये लाल बजरी पे होता है, ठीक है, याद रखेंगे किस पे होता है? लाल बजरी पे, मतलब ये और ज़्यादा हार्ड है। और इसको रोला गेरा भी कहते हैं, रोला गेरा। तो क्वेश्चन कल को आएगा कि रोला गेरा किसको कहते हैं, रोला गेरा किस पे होता है? तो लाल बजरी पे होता है, जिसका नाम है फ्रेंच ओपन, ठीक है। तो ऑफ व्यू याद रखेंगे, चारों ग्रैंड स्लैम है, तो सबसे आखिरी में यूएस ओपन होगा और सबसे आगे कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा सबसे पहले, ठीक है। फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों इसने जीते हैं। सेरेना सबालेंका ने यूएस ओपन जीता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ये मैंने इंग्लिश में कर दिया, इसके आप पढ़ लेंगे। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल और क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी आज दोबारा बताएंगे। पहली बात तो याद रखेंगे यूक्रेन की है। किसकी? यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, तो जाहिर सी बात है हमेशा याद रखना, जब कभी भी युद्ध होंगे तो युद्ध से रिलेटेड ही चीज़ें बनाई जाएंगी, सारी चीज़ों को सब लोग भूल जाते हैं। तो इस समय किस देश ने विकसित की है? इसने विकसित की है। आगे क्या है इसके, वो हम बाद में बात करेंगे। रूस की राजधानी याद कर लो, मॉस्को। एआई की गहराई, यूएसए की, फिर हम बताते हैं वाशिंगटन। कौन सी नदी के किनारे? पोटोमैक। रटवा दूंगा एक एक क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन। वो रोज किसकी राजधानी? कीव। चाइना की राजधानी अभी हमने बात करी, बीजिंग, ठीक है, कीव। अच्छा, अब हम इसके बारे में, ये तो हमने बात कर ली, हमने है क्या? हाँ, अब याद रखो, देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई ऐसे करके पैराबोला पार्थ में मार कर रही है तो होती है बैलिस्टिक।
और कोई अगर सीधे मार कर रही है सीधे तो होती है क्रूज। तो जाहिर सी बात है सीधे मार करने वाली क्रूज मिसाइल होगी फ्लेमिंगो। अब क्रूज मिसाइल के बारे में याद रखेंगे, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल 3 तरीके की होती हैं। एक होती है सबसोनिक, एक होती है सुपरसोनिक, एक होती है हाइपरसोनिक। सबसोनिक क्या होती है? 1 मैक से कम, मतलब ध्वनि की गति से कम। 1 मैक से कम अर्थात ध्वनि की गति से कम। इससे ध्वनि की गति से कम। कम चलने वाली ये होती है 1 मैक से 5 मैक के बीच, ये 5 मैक से ऊपर। ठीक है, समझ रहे हैं बात? आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूक्रेन ने FP5 फ्लेमिंगो नाम की एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इससे यूक्रेन की फायर पॉइंट रक्षा कंपनी ने विकसित किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर और 1150 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकती है। देखो भाई, अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी और डिजाइन बता देते हैं। जैसे कि ये है मिसाइल में एक ऐसे करके ये लगी होती है ऊपर की टोपी, ये रही, और यहाँ होती हैं ये थ्रस्ट देने के लिए, उड़ाने के लिए। ठीक, इसके अंदर क्या होता है? इतने में फ्यूल होता है। क्या होता है? ये फ्यूल होता है भरा हुआ। ये टोपी होती है, इसको कहते हैं वार हेड। जो ये लिखा है कितनी वार हेड? वार हेड का मतलब होता है कि युद्धक सामग्री, युद्धक सामग्री। इसका मतलब जितनी भी सामग्री है वो इसमें रख के जाएगी, युद्धक सामग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। कोविन, कोविन ये कोविड-19 के समय में आया था। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया है? तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अब ये क्यों इस समय चर्चाओं में, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो पहले तो हम बात कर ले कोरोना वायरस। कोरोना तो वायरस था। कोरोना क्या था? वायरस था। ये था क्या? वायरस। और कोविड-19 बीमारी का नाम रखा गया था जो इससे हो रही थी, कोविड-19। तो कोरोना वायरस डिजीज 2019। ठीक है, किसने नाम दिया था? WHO ने। अच्छा, भारत ने कई सारी बनाई थी। तो भारत की जो पूर्ण स्वदेशी थी वो कौन सी थी? सबने लगवाई थी, भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई थी कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने बनाई थी एक कोवैक्सीन। हमने भी लगवाई थी, आपने भी लगवाई होगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं, पहले मैं वायरस के बारे में बात करेंगे। पहले तो इसके बारे में, हाँ चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। इसके द्वारा है असल में ये अब बंद कर दिया गया है। रीज़न क्या है, इसको इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है कि चल रहा था अब तक, इसको बंद कर दिया गया। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिए, 2 तरीके की डिजीज़ होती है, एक होती है वायरल और एक होती है बैक्टीरियल। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होता है वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस जब बॉडी पर अटैक करता है तो हमारे प्लाज्मा में, ब्लड का एक भाग होता है प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनते हैं। क्या बनते हैं? एंटीबॉडी बनते हैं। एंटीबॉडी, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि अगर वायरल फीवर चल रहा है तो बहुत लोगों को वायरल फीवर होता है, उनमें से एक व्यक्ति महान बचा हुआ होगा, उसको वायरल फीवर नहीं होगा पूरे घर में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके शरीर में एंटीबॉडी बन गए उसको रोकने के लिए। तो हमेशा अगर किसी भी वायरस को रोकना है तो एंटीबॉडी से रोकेंगे। तो वायरस में दवाई काम नहीं करती, मतलब मेडिसिन काम नहीं करती, याद रखेंगे, दवाई काम नहीं करेगी। वायरस में हमेशा क्या होगा? वैक्सीनेशन होगा। याद रखेंगे क्या होगा? वैक्सीनेशन होगा। जैसे कि अभी पोलियो का वैक्सीनेशन हुआ था, तो वैक्सीन बनाया जाएगा। अब वैक्सीन कैसे बनती है ये भी समझ लो, जो मैं बताऊं। वैक्सीन कैसे बनती है? वैक्सीन ऐसे बनती है, वैक्सीन में जिस वायरस की वैक्सीन बनानी है वही वायरस डाला जाता है। आप सोचो, आप कहोगे आपकी बॉडी में कौन सा वायरस डाल दिया भाई, तो बॉडी में वही वायरस डाला जाता है जिसको देखकर शरीर पहले से ही एंटीबॉडी बना लेता है। और शरीर अगर एंटीबॉडी बना लेगा तो आपके ऊपर मेन वायरस अटैक नहीं करेगा, लेकिन बहुत ही डेड कंडीशन में डाला जाता है।
इसीलिए वैक्सीन बनने में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है कि आपकी वायरस की कंडीशन क्या है, उस वायरस को कितनी कंडीशन में डाला जाएगा, उस वो बॉडी पे हार्मफुल तो नहीं होगा। तो जितनी भी ये थी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वगैरह उस समय में बनने में लेट हुई, और लेट होने के बाद अब इनको बार बार किया गया था, इमरजेंसी ट्रायल दिया गया था, ये भी याद रखना। इनको वाला ट्रायल नहीं दिया गया था कि आप जाओ और प्रयोग कर लो, इमरजेंसी के लिए ट्रायल दिया गया था, बस हर समय आपातकालीन परीक्षण कर दिया गया है और आप लगा सकते हैं। तो याद रखेंगे वैक्सीन में हमेशा क्या होंगे, वायरस डालेंगे। उदाहरण के तौर पर जो पोलियो का वायरस है, पोलियो का वायरस भी पोलियो की वैक्सीन में है, और पोलियो की जो ओरल दवा आती है ना, ओरल, वो भी पोलियो के एक तरीके से वैक्सीन है। तो बैक्टीरियल डिजीज के में दवाई काम करती हैं, ठीक है। कौन सी खोजी थी सबसे पहले एंटीबायोटिक, किसने खोजी, कमेंट सेक्शन में लिखाना, फ्लेमिंग ने खोजी थी, किसने खोजी थी। तो याद रखना, तो जब कभी भी बैक्टीरियल बीमारी हो गई, टाइफाइड हो गया या कोई बीमारी होगी, उसमें दवाई, उसमें एंटीबायोटिक काम कर जाएगी, इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, ठीक है। इसके लिए वो चाहिए ही चाहिए, क्या चाहिए आपको, वायरस चाहिए आपकी बॉडी में, जिससे आपके यहाँ क्या बन सके, एंटीबॉडी बन सके। कहाँ बनती है एंटीबॉडी, प्लाज्मा में बनती है। किस संस्थान ने कॉस्मिक डॉन का अध्ययन करने के लिए प्रतूष नाम का एक प्रस्ताव रखा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रमन अनुसंधान संस्थान RRI बंगलुरु क्यों करा गया, क्यों नहीं करा गया, ये असल में बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस बार के लिए। ये चंद्रमा पे लगाई गई, एक चंद्रमा पे लगाई जाने वाली एक क्या है ये, दूरबीन समझ लो। अच्छा, दूरबीन। कॉस्मिक डॉन क्या होते हैं, ये कॉस्मिक डॉन, कॉस्मिक डॉन होती है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज क्या होती है, ब्रह्मांड से निकली गई किरणें, मतलब सूर्य से निकली गई किरणें, समझ लीजिए सूर्य किरणें को अध्ययन के लिए। तो सूर्योदय का अध्ययन करने के लिए लगाई गई है, चंद्रमा पे लगाई जाएगी, ये समझ लीजिए भारत कितना आगे जा रहा है। और रमन को पहले तो रमन को याद कर लो, ये सारी की सारी याद कर लो। भारतीय खगोल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर है, बेंगलोर। AI फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है, अहमदाबाद में। ये तीनों याद कर लो। रमन इंस्टीट्यूट कहाँ है, बंगलुरु में। रमन इफेक्ट आपको पता ही है, रमन इफेक्ट फिजिक्स का टॉपिक था। रमन के उनके लिए ही उन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। रमन अनुसंधान RRI ने वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांडीय सूर्य अध्ययन के लिए प्रतूष नाम का एक मिशन प्रस्तावित किया है। ये मिशन क्या है, ये प्रतूष का अर्थ है हाइड्रोजन से प्राप्त संकेतों से ब्रह्मांड के पुनर्आयनीकरण की जांच करना। एक रेडियो दूरबीन है, चंद्रमा के दूरवर्ती भाग पर स्थापित की जाएगी। समझ लीजिए काय का अध्ययन करना है, ब्रह्मांडीय सूर्योदय का अध्ययन करना है, उसके आयनीकरण की जाँच करनी है। और इसे रमन अनुसंधान RRI बेंगलोर और इसरो के सहयोग से बनाया गया है। इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, बेंगलोर में, आप जानते हैं, ठीक। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। कब बना था ये, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। सन बता देना आप लोग, ठीक है, या फिर मैं बता देता हूँ, 1969 है, ठीक है, नहीं 1959 है। इसको देख लेंगे, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, बाकी आप बता देंगे, मुझे सन बताना कमेंट सेक्शन में कितना है। फिलहाल तो ये याद रखेंगे कि प्रतूष नाम का एक मिशन प्रस्तावित किया गया। आगे चलते हैं, ये यहाँ गया, ठीक है, इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं। किन दो संस्थानों ने संयुक्त रूप से पहला EMI संचालित क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया। साहब मतलब कुल मिलाकर लोन ले लो, अब EMI पे भर दो कोई सारी चीज़ें। हालांकि सभी में EMI के सिस्टम है, ये पता नहीं किस तरीके का हो सकता है, कुछ इसमें सुविधा दी हो। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे ने, किसने किया, भारत पे। ये दोनों के दोनों कैसे ऐप है, ये ऐप हैं जो ऐप चलाते हैं, मतलब जो हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए देते हैं। अब जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, भारत पे हो गया। तो इन दोनों ने क्या किया है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे ने यूनिटी बैंक के लिए भारत पे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो रुपए नेटवर्क से पर भारत का पहला समान मासिक किस्त पर आधारित क्रेडिट कार्ड होगा। मतलब एक किस्त बांध जाएगी, इंस्टॉलमेंट आपकी बांध जाएगी, आप खर्च कर लो, उसके बाद इंस्टॉलमेंट करा दो। कार्ड ग्राहकों को 12 महीने तक भुगतान करने, खर्च में बदलने की EMI सुविधा देता है, ठीक है। ये भारत का एक भुगतान सिस्टम है, इसको याद रख लेंगे, NPCI। ये सब इसके अंदर में काम करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इंग्लिश में इसको कहेंगे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको जरूर याद करेंगे, NPCI, इसके अंडर में ही सब लोग काम करते हैं। चलिए हम ऊपर आ चलते हैं, AI की गहराई में गोता लगा लें। गोता कैसे लगा लेते हैं, इसमें से हम स्टेट बैंक थोड़ी सी बता देते हैं आप लोगों को। स्टेट बैंक 3 बैंकों को मिलाकर, 3 बैंक कौन कौन सी थी, बम्बई, बैंक ऑफ बम्बई, या फिर बैंक ऑफ चेन्नई, चेन्नई या मद्रास कह देंगे, उस समय मद्रास था, चलो मद्रास से लिख देते हैं। फिर
बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता, तीनों को मिलाया कब? 1921 में। कब मिलाया? 1921 में। और 1921 में मिलाने के बाद क्या करा? 1921 में मिलाने के बाद क्या नामकरण कर दिया गया इसका? एसबीआई। और 1 जुलाई, याद रखेंगे, 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहले एसबीआई का काम करने के लिए यही तैयार हो रही थी, लेकिन बाद में आरबीआई बना दी गई। सॉरी, आरबीआई का काम करने के लिए यही तैयार हो रही थी, फिर आरबीआई बना दी गई। अच्छा, क्वेश्चन ये आने लगे, भारत की पहली बैंक कौन सी है? तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, ये आने लगे क्वेश्चन के सबसे पहले वर्ल्ड में एटीएम देने वाली कौन सी बैंक थी? बार्कलेज बैंक। काय में देने वाली? 1770 में बार्कलेज बैंक थी एटीएम देने वाली। कहाँ की है? इंग्लैंड की बैंक है। ठीक है, यहाँ से आते हैं। आईआईटी हैदराबाद आर्मी ट्रेनिंग कमांड एटीसी शिमला द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र का नाम क्या है? इसका देखो, इसका नाम है विग्रह। तेजस तो हल्के लड़ाकू विमान है, हल्के लड़ाकू विमान है ये, भारत के बनाए हुए स्वदेशी। ठीक है, तो विग्रह इसका नाम है। आगे चलते हैं। आईआईटी हैदराबाद और सेना प्रशिक्षण कमान शिमला में एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत विग्रह भारतीय सेना के लिए AR/VR उच्च तकनीक अनुप्रयोगों के लिए वर्चुअल इंटेलिजेंट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये सिकंदराबाद का हैदराबाद और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें क्या क्या होंगी? एक VR होगा, आभासी वास्तविकता, एक AR होगा, संवर्धित वास्तविकता, और एक होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मानव रहित प्रणालियाँ, उभरती हुई रक्षा तकनीक पर आधारित होगा। भारत की आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा ये। ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र है, इसने खोला गया है कहाँ? क्या नाम है? विग्रह खोला गया है ATC शिमला। ATC शिमला का मतलब आर्मी ट्रेनिंग कमांड द्वारा, और IIT हैदराबाद ने मिलकर खोला है। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इसको। किस भारतीय सेना के नौसेना जहाज INS तिरकंद, अच्छा INS 1 से लेकर 10 सितंबर के लिए मिस्र में आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम है ब्राइट स्टार, मैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा चुका हूं कि कहाँ होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ाया था कौन शामिल हो रहा है। तो ये शामिल हो रहे हैं भाई साहब हमारे INS तिरकंद जा रहे हैं इस बार। INS की फुल फॉर्म क्या होती है? INS की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। एक तो बात ये याद रखेंगे। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बोलता है मल्टीलेटरल का मतलब क्या है? ये ब्राइट स्टार मल्टीलेटरल क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत देश भाग लेते हैं, बहुत सारे देश भाग लेते हैं, सिंगल देश भाग नहीं लेता। कि मान लो अमेरिका और उसकी हो गई, किसके नेतृत्व में होता है? USA के नेतृत्व में होता है। USA इसमें लीडर होता है। ठीक है, हमेशा होता है ये। भारत का स्टील फ्रिगेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रडार फ्री, मतलब रडार इसे नहीं पकड़ सकती। INS तिरकंद ने भूमध्य सागर में परिचालन के तैनाती के लिए सोमवार को मिस्र के अलेक्जेंडरिया पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अलेक्जेंडरिया पहुंचा। INS तिरकंद 1 से 10 सितंबर तक मिस्र के द्वारा आयोजित बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे लोगों को ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेगा। भाग लाने वाले देश ये देखो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। इनसे भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। इसके अंदर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय गहरों को संबंध करना है। मतलब कुल मिला के सभी देशों के साथ बैठकर भारतीय क्या करेंगे? अपनी रणनीतियां बनाएंगे। देखो एक चीज याद रखना भाई, हम हमेशा एक चीज याद कर लेते हैं कि साहब हमने ये जो INS तिरकंद भेजा है, तो ये खाली INS तिरकंद नहीं गया, भारत का नेतृत्व करने के लिए गया है। तो यहाँ पर हर तरीके का समझौतों पर भी डिस्कशन होता है कि क्या क्या हम आने को रणनीति बनाएंगे रक्षा के अलावा सामाजिक तौर पर भी और सोशल पर भी और इकोनॉमिकल भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ लगाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नई दिल्ली में लगाया गया। क्या है कि महिलाएं जो होती ना, महिलाएं जो आत्मनिर्भर बन रही हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाली, उनके लिए ट्रेडिंग हब, मतलब उनका व्यापार बढ़ाने के लिए यहाँ पर उनको जो है सामान बेचने के लिए
उत्साहित किया जाएगा। 27वां सरस आजीविका मेला 5 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। किस दिन हुआ? शिक्षक दिवस वाले दिन हुआ। ये मेला ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों, प्रदर्शनों और बिक्री के लिए एक विपणन मंच का मतलब समझे, मार्केटिंग मंच है ये, ठीक है, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। एक याद रखेंगे, सरस आजीविका मेला कहाँ लगा। मिशन मौसम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। असल में जम्मू कश्मीर में 4 रडार लगाए जाएंगे। कितने रडार लगाए जाएंगे? 4 रडार लगाएंगे जो मौसम की सटीक जानकारी देंगी, जिससे आपदा प्रबंधन हो सकेगा। देखा नहीं अभी पंजाब में बाढ़ आई है, जम्मू कश्मीर में भूस्खलन या किसी में, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बनाया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मिशन मौसम जम्मू कश्मीर में 4 अतिरिक्त रेडार लगाए जाएंगे, ठीक है, 4 अतिरिक्त रेडार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय लगाया ना हमें, ठीक है। इसकी शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई है। इसके मिशन से अवलोकन से मॉडलिंग, पूर्वानुमान, मौसम, जलवायु सेवाओं में सुधार करना है, सटीक जानकारी, कृषि, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, बात आ रही समझ में? आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप लोगों ने इस क्लास को देखा होगा तो बहुत अच्छी लगी है। आप लोग प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।